Hello guys, welcome to our YouTube channel and today we are going to discuss about next chapter of BST class 12th marketing mix। एंड लास्ट क्लास में हम लोग ने कवर किया था फिनेंशियल मार्केट बहुत ही डिटेल में। आई होप आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे और जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियोस प्लीज़ आप वो वीडियोस जाकर देखें। हम लोग स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या क्या कवर होने वाला है इसमें वो देखते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, ये पहला टॉपिक है एंड इट्स एलिमेंट्स जो हम लोग डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। ऑल टॉपिक विल बी कवर्ड इन डिटेल। तो सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स से पहले हम लोग कुछ फ़िलॉसफीज़ पढ़ेंगे, मतलब कि मार्केटिंग के पीछे का सोच क्या रहता है, किस ऑब्जेक्टिव से मार्केटिंग किया जाता है, क्या मोटिव रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी कंपनी का मार्केटिंग करने के पीछे आखिर उसका क्या फ़िलॉसफीज़ रहता है, क्या सोच रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टॉपिक। पहले देखते हैं मार्केटिंग फ़िलॉसफीज़ क्या है। मार्केटिंग फ़िलॉसफीज़, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं मार्केटिंग फ़िलॉसफीज़ एक्चुअली में होता क्या है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़ मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सोच क्या रहती है, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड या किसी भी एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला आता है कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना मार्केट में बिजनेस करना चाह रही है। ठीक है, तो पहला आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि इट फोकसेस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव रहता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने का, तो इसमें जनरली क्या होता है कि बोला गया कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब मास प्रोडक्शन करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी हम जब बनाने लगेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कम आएगा। जब प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आएगा तो हम मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सर नहीं समझ में आया, प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस तो ज़्यादा ही होगा, फिर हमारा रॉ मटेरियल भी ज़्यादा यूज होगा, उसको बनाने के लिए हमको लोगों की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो फिर कैसे बोल रहे कि प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा। उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्यों कम होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वीडियोस लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट, एक तरह का प्रोडक्ट है। अब अब ये क्या है, क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। एफसी का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। और एक क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट। टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सर अभी तो आप बोले कि प्रोडक्ट हम जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है या प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो क्या आएगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए, ये बता रहे, ठीक है, क्वांटिटी कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के बढ़ाने से ना ही बढ़ता है, ना प्रोडक्शन घटाने से घटता है। उसको, उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। अब देखिए, मतलब कि सपोज कीजिए रेंट। अब मान लीजिए आप किसी रेंट का दुकान लिए हुए हैं, ठीक है, रेंट का आपका सामान बिके या ना बिके, या फिर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो किसी जगह पे आप जब रेंट लिए हुए हैं तो आप प्रोडक्शन करें या फिर ना करें, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करें, रेंट क्या कम होगा, नहीं होगा। तो रेंट क्या है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। सपोज कीजिए 5,000 हमको रेंट देना पड़ता है, फिक्स्ड है। हम एक बनाए या 10 बनाए या 1,000 बनाए, हमको रेंट क्या लगेगा, फिक्स लगेगा 5,000। अब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के बढ़ाने से इंक्रीज़ हो जाता है, अब प्रोडक्शन के घटाने से डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या एग्जांपल दिए, रेंट।
रेंट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। ये ना ही बढ़ाने से बढ़ेगा ना ही घटाने से घटेगा। एक क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या बोले कि प्रोडक्शन के बढ़ाने से कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के घटाने से कॉस्ट घटेगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है, वेरिएबल है। एक मान लीजिए ये मार्कर है, ये एक मार्कर हम बनाए तो इसके लिए जो प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके लिए जो प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है हमको एक मार्कर का लगेगा। लेकिन यही अगर हम 1000 मार्कर बनाए तो हमको इसका रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बिल्कुल ज़्यादा लगेगा। तो रॉ मटेरियल कैसा कॉस्ट हुआ हमारा, वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा देखते हैं लेबर। सपोज कि ये एक मार्कर को बनाने में हमको एक लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो 1000 मार्कर बनाने में कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, 1000, ठीक है। और क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मतलब ये क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन के बढ़ाने से बढ़ेगा और घटेगा। तो एक लेबर के लिए मान लीजिए हमको 100 यूनिट चाहिए होता है, 100 रुपये लगता है एक बनाने में, क्लियर है। टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो गया, देखिए एक प्रोडक्ट 5100, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में हमको कॉस्ट कितना आ रहा है, 5100 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस हमारे लिए कितना है 5100, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, 10 क्वांटिटी कर देते हैं, ठीक है। अब 5000 तो हमारा कॉस्ट तो फिक्स रहेगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट एक में जब 100 लग रहा था तो 10 में कितना लगेगा, 1000, टोटल कितना आया 6000। वैसे ही 100 कर देंगे तो ये तो फिक्स्ड है हमारा 5000, 100 कर दिए तो कितना आएगा इसका कॉस्ट 10,000, ठीक है। 10,000 5000 15,000, ठीक है। मान लीजिए 1000 कर दिए तो इसका तो 5000 फिक्स है, ये क्या आएगा 1,00,000, कि नहीं, और ये 1,05,000। कुछ समझ में आ रहा है। देखिए अभी हम क्या पढ़े थे, एक प्रोडक्ट बनाने का 5100 रुपये हो रहा है, तो 1000 प्रोडक्ट बनाने का कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस, 1000 इंटू 5100 इतना होना चाहिए था। तो कितना आ जाता, देखिए इतना आना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली में मेरा कितना है, इतना तो आया नहीं। एक्चुअली में मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है 1,05,000, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको कितना खर्च करना पड़ा, डिवाइडेड 1000, कितना कॉस्ट का आया 105 रुपया। मतलब पहले हमको एक प्रोडक्ट बना रहे थे, मतलब कम प्रोडक्ट बना रहे थे तो उसका खर्च आ रहा था 5100, लेकिन वही प्रोडक्शन हम जब बढ़ाते चले गए तो हमारा कॉस्ट क्या आता गया, कम आता गया। और 1000 प्रोडक्शन पे क्या आएगा 105, वही हम और बढ़ाएंगे तो ये भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ये इसी को बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और भी हम डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल इतना ही ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस क्या था कि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जब हम क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन आता है जो क्या आता है, कम आता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्लियर है। दूसरा आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इट फोकस ऑन गुड क्वालिटी एंड एडेड फीचर्स द प्रोडक्ट। इसका मतलब इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था पता है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो बोलता है कि हमको वैसा प्रोडक्ट बनाना है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, बेस्ट हो, उसमें फ़ीचर्स कुछ अच्छे अच्छे हम इंक्लूड कर दें, तो हम 2 पैसा या फिर जितना हम थोड़ा प्राइस इंक्रीज करके भी बेचेंगे, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी अच्छी रहेगी तो लोग परचेज करेंगे वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एप्पल का फ़ोन में क्या है, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी बेस्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। क्यों परचेज करना चाहते हैं, बस वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, क्या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी वो अच्छे रखता है, फीचर्स अच्छे अच्छे प्रोवाइड किए हुआ है, जिस वजह से उसका डिमांड मार्केट में उतना ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, तो बोला गया इट फोकस ऑन सेलिंग वॉट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक। मतलब कि ये बोला गया कि भाई प्रोडक्ट तुम कैसा भी बनाओ,
उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो सेल करने वाला बंदा है उसी को हम बहुत ही एक्सपर्ट रख देंगे, मतलब कि इस तरीके से वो बंदा हमारा सेल करेगा ताकि तुमको इस तरीके से क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, इस तरीके से समझाएगा कि तुम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लोगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट कितने में बन के तैयार हो रहा है, बस आपको बेचना आना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है एक अच्छा सेल्समैन वही है जो गंजे को भी क्या कर दे, कंघी बेच दे। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पे भी काम होता है। क्लियर है। एंड चौथा आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो हम लोग आगे इस चैप्टर को पढ़ने वाले। ये क्या पढ़ता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ये कॉन्सेप्ट क्या बोला गया, इस कॉन्सेप्ट में बोला गया कि हम ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम पहले देखेंगे कि कस्टमर को ज़रूरत क्या है। ठीक है, किस तरह का प्रोडक्ट कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज़ करके हम उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब कि हम प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन कैसे कमाएंगे, अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस। मतलब कस्टमर को जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए होगा हम उसी तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, और कस्टमर को सेटिस्फाई करके हम क्या करेंगे, मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है। एंड देन इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट क्या है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। मतलब इसका मोटिव क्या है जनरली ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही वैसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ही वैसे नहीं बनाएंगे, कोई भी कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हम सोसाइटी को ध्यान में रख के कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करेंगे जो हमारे सोसाइटी के लिए क्या हो, अच्छा हो, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँच रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई भी ऐसा वैसा प्रोडक्ट हम नहीं बनाने वाले। तो कोई भी कंपनी या फिर मार्केटिंग का मोटिव यही होता है कि हम किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना मार्केटिंग कर रहे होते हैं, या फिर अपना प्रॉफिट बना रहे होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो हम लोग इसको क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। अब देखते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स। देखिए, तो मार्केटिंग मिक्स हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, मार्केटिंग मिक्स। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मार्केटिंग मिक्स क्या है, इट रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट, इट रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट और द टूल्स विच द मार्केटर मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विथ अ पर्टिकुलर मार्केट। सिंपल, इतना झंझट नहीं लेने का। मतलब कि आप सिंपली समझिए कि ये एक तरह का टूल्स है, एक तरह का इंग्रेडिएंट है जो कोई भी कंपनीज यूज़ करता है। कैसे, तो अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए या अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि हमारा प्रॉफिट ईजिली अचीव हो जाए। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। अब ये इंग्रेडिएंट जो बात करें उसमें क्या होता है, तो इसमें जनरली 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। अब ये 4 P's क्या बोला है, तो उसी चीज़ को हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, तो प्रोडक्ट पहला, या फिर एलिमेंट्स भी इसको बोलते सकते हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का इस तरीके से कोई भी मार्केटर यूज करता है ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर सके, इफेक्टिवली अचीव कर सके। ठीक है, तो वही चीज़, उसी को क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है, आप सभी ने नाम सुना होगा कि प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखते क्या होता है, इट सिग्निफाइज द टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर विच इज द सेक्रीफाइस ऑफ हिज नीड्स। मतलब कि सिंपल से लैंग्वेज में समझिए कि प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी वस्तु। ठीक है, कोई भी वस्तु जो मार्केट में ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑफर्ड टू द मार्केट एंड द बायर्स इज रेडी टू सेक्रीफाइस अ वैल्यू फॉर बाइंग दैट प्रोडक्ट। मतलब कि कोई भी चीज़ जो मार्केट में ऑफ़र किया जा रहा है किसी भी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी के भी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो बायर है वो सेक्रीफाइस करने के लिए, मतलब अपना कुछ वैल्यू, उस प्रोडक्ट के लिए कुछ वैल्यू सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, उसी को क्या बोला गया, प्रोडक्ट बोला गया। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, तो प्रोडक्ट दोनों चीज़ इंक्लूड करता है, गुड्स भी इंक्लूड करता है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल, एंड सर्विसेज भी इंक्लूड करता है जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल। तो एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कार, एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, कार। और क्या बोल सकते हैं, आईफोन, आईफोन। और क्या बोल सकते हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज, है कि नहीं, क्लीनिंग सर्विसेज।
क्लीनिंग सर्विसेज। तो ये क्या है, सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या है, इंटेंजिबल भी हो सकता है प्रोडक्ट और इंटेंजिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट डेवलप करने के पीछे क्या सोच रहता है, तो देखिए लेवल्स ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डेवलप करने के पीछे कुछ लेवल्स होते हैं जिसको हम समझते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, लाइज इन कोर बेनिफिट। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट हमारा क्यों ही खरीदेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट हमारा क्यों ही खरीदेगा या कोई सर्विसेज हमारा क्यों ही अचीव करेगा। तो सबसे पहले कोर बेनिफिट जो प्रोडक्ट खरीदने के पीछे का कारण होता है, वो रीज़न होता है कि हम प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों डिमांड में जाने वाला है या कोई क्यों खरीदने वाला है। सपोज़ कीजिए मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन हमारा कोई क्यों खरीदेगा, तो उसका फीचर्स हम बताएंगे क्या, कि मोबाइल से आप यहाँ बैठे दिल्ली बात कर सकते हैं, कोलकाता बात कर सकते हैं, चेन्नई बात कर सकते हैं, मुंबई बात कर सकते हैं। ये इसलिए आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूरत जब आप पड़ेगा तो वो मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा। इसी को बोलते हैं कोर बेनिफिट, मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, कोर बेनिफिट बोलते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत को बताना, ठीक है। पहला डेवलप, कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, क्लियर है। देन एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स। अब क्या होता है कि कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीद रहा होता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, क्या, कि प्रोडक्ट जब हम खरीद रहे हैं तो प्रोडक्ट दिखने में अच्छा हो, उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो इन कंपेरिजन टू अदर, ठीक है। तो कुछ अट्रैक्टिवनेस हो उसमें, थोड़ा सा यूनिक दिखे, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कस्टमर का। तो इसलिए प्रोडक्ट जो भी आप बनाते हैं तो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, प्राइस थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लुक थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ताकि लोगों को पसंद आए, ठीक है। ये भी एक क्या होता है, डेवलपिंग प्रोडक्ट ऑफर करने का एक लेवल्स होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आर्गुमेंटल कॉन्सेप्ट। आर्गुमेंटल मतलब कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा होना चाहिए। इसलिए बोला गया हाउ माई प्रोडक्ट इज़ सुपीरियर देन अदर्स, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने फीचर्स के बारे में कुछ अच्छी क्वालिटी बता सको कि हमको इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट हमारे मोबाइल में क्या है, ज़्यादा फीचर्स है। जैसे आईफोन, आईफोन क्या बोला, कि आईफोन बोला कि मेरी सिक्योरिटी पावर जितनी स्ट्रांग है उतना तो किसी का भी नहीं है, ठीक है। हमारा कैमरा क्वालिटी अच्छा है, हमारी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह का क्या होता है, आर्गुमेंटल कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को ध्यान में रख के भी कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, क्लियर है। तो आपको जनरली यही चीज़ याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या होता है। अब प्रोडक्ट में भी एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट के भी एलिमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपीएल। अब ये बीपीएल क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। देखिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ब्रांडिंग क्या होता है, ठीक है। सभी लोग नाम सुनेंगे ब्रांडिंग ब्रांडिंग, लेकिन ब्रांडिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो ब्रांडिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड क्या होता है। तो ब्रांड क्या है, ब्रांड एक तरह का नाम है, ब्रांड इज़ द नेम साइन, ठीक है। ब्रांड इज़ द नेम साइन सिंबल विच इज़ यूज्ड इन द मार्केट टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट। मतलब कि ब्रांड क्या एक तरह का नेम है, साइन है, सिंबल है, जिसका यूज़ करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से अपने को अलग करता है, ठीक है। अब हम सिंपली बोले, क्या बोले, कि अगर हम इस तरीके का सिंबल बना दें आपको, आप लोग समझ जाइएगा कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट है। क्या है, नाइकी है कि नहीं। अगर एप्पल बना दे तो, एप्पल बना दे तो क्या समझ जाइएगा कि एप्पल का फ़ोन है। चिड़िया बना दे तो ट्विटर है कि नहीं। तो क्या है, ब्रांड एक तरह का नाम है, सिंबल है, ठीक है, जिससे हम दूसरे प्रोडक्ट से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मतलब अगर 1000 प्रोडक्ट रखा हुआ है और हम बोल दें कि मेरा इसमें से एप्पल का फ़ोन निकालो या नाइकी का शूज़ निकालो, तो आप आसानी से ढूंढ के बता दोगे कि ये एप्पल का शूज़ है, ये नाइकी का शूज़ है, ये ट्विटर है। तो ये क्या है कि आप दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट को आसानी से अलग कर लो, आसानी से पहचान लो। तो उसी को क्या बोला गया, ब्रांड बोला गया। अब ब्रांडिंग क्या है, तो ब्रांडिंग प्रोसेस है, क्या, किस चीज़ का प्रोसेस, तो ब्रांडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम साइन सिंबल, ठीक है,
किसी को भी नाम देने का, बनाने का या सिंबल देने का क्या है, एक तरह का एक्टिविटीज़ है जिससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से, ठीक है, या फिर अलग कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोला गया, ब्रांडिंग बोला गया। अब ब्रांड का सिंपली फॉर्म यही है कि ब्रांड जो होता है वो मार्केट में ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका होता है। प्रूव कर चुका होता है का मतलब क्या, तो मार्केट में ब्रांड कब बनता है, जब मार्केट में लोग उसको यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, लोग का परसेप्शन क्या आता है, लोगों का उसके बारे में रिव्यू आता है। अब रिव्यू क्या है कि प्राइस ठीक है, अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, मान लो एप्पल फ़ोन की बात कर रहे हैं, दिखने में लुक वाइज बहुत ही सुपर है, ठीक है, ड्यूरेबल है, ठीक है। तो ये क्या किया, अपने आप को मार्केट में प्रूव कर दिया कि नहीं, हम हर एक एंगल से क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बन जाता है, ब्रांड बन जाता है। जैसे कि टाटा का प्रोडक्ट, टाटा कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या बोलता है कि इसकी क्वालिटी ख़राब होने वाली है, नहीं, उसके दिमाग में पहले है कि टाटा का प्रोडक्ट है तो मतलब ये बेस्ट क्वालिटी होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, ब्रांड कहलाते हैं। अब ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग के फ़ायदे क्या हैं, क्यों क्या आता है ब्रांडिंग, तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को पहचानने के लिए तो आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि हज़ारों में आप एक को पहचान लोगे कि कौन से ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट है। सेकंड, डिफरेंशिएट प्राइसिंग, आप ब्रांड के नाम पे क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ब्रांड का प्राइस थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है, थोड़ा सा इंक्रीज, मार्केट से थोड़ा सा हाई रहता है। क्यों, क्योंकि वो ब्रांड है, क्योंकि वो अपने आप को मार्केट में प्रूव कर चुका है। आप कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो कभी उसकी क्वालिटी की बात नहीं करोगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड है, अपने आप को मार्केट में प्रूव कर चुका है। तो वो आपसे जनरल मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। तो इसलिए भी ब्रांडिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, अब ब्रांड का प्रोडक्ट है तो उसको एडवर्टाइज करने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आप डिस्प्ले पे प्रोडक्ट लगा सकते हो कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो। लास्ट वन क्या है, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, बोलते हैं भाई 2 रुपये हमसे ज़्यादा ले लो, 10 रुपये हमसे ज़्यादा ले लो, लेकिन हमको क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। तो ब्रांडिंग का जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो क्या आपको बोलने की ज़रूरत है कि हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि आपको क्वालिटी का एश्योरेंस मिलता है कि क्वालिटी आपको बेस्ट मिलने वाला है इन कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग समझ में आया आपको। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल, क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब कि ब्रांडिंग जनरली जो होता है वो शॉर्ट होता है एंड सिंपल होता है। मतलब कि समझिए कि एक ब्रांड है टाटा, टाटा का नाम क्या है, सिंपल है कि नहीं। दूसरा फ़ोन पे है कि नहीं, सिंपल है। पेटीएम सिंपल है, ठीक है। तो शॉर्ट होना चाहिए जो आसानी से मुंह पे चढ़े, है कि नहीं। गूगल पे क्या है, सिंपल है। तो ये सारे प्रोडक्ट क्या है, सिंपल होना चाहिए। ब्रांड की क्वालिटी क्या होती है, सिंपल एंड शॉर्ट नेम होता है। सेकंड पॉइंट, इजी टू प्रोनाउंस, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए जो सभी बोल सकें, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ये ब्रांड की क्वालिटी होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, यूनिक, है कि नहीं। ब्रांड कैसा होता है, यूनिक होता है, थोड़ा सा यूनिक रहना चाहिए। जैसे कि नाइकी, नहीं एप्पल, एप्पल जनरली लोग खाते हैं, लेकिन एप्पल का क्या मिल रहा है, फ़ोन मिल रहा है, तो यूनिक है कि नहीं। खाने वाले चीज़ को हम मोबाइल में बेच रहे हैं, ठीक है, ब्रांड बनाकर। नहीं, दूसरा चीज़ किनले, किनले क्या है, एक पानी का ब्रांड है, बोतल है, ठीक है। तो क्या है, बहुत ही यूनिक है, तो एक ब्रांड बनता है वो सही। शुड बी सजेस्टिव, मतलब ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो लोग एक दूसरे को सजेशन दे सकें, ठीक है, इजी में बता सके कि हाँ इस ब्रांड का प्रोडक्ट ले लो आप, क्या बहुत ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी होती है ब्रांड के। जनरली ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, 3 दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से गुड क्वालिटी ऑफ ब्रांड कैसा होता है, तो ऑल ऑफ दिस आप मार सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बनता है जनरली एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एलिमेंट, किसका दूसरा एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट कितने एलिमेंट थे, 3, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोले थे, BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो ये सेकंड एलिमेंट है किसका, प्रोडक्ट का, पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होता है, तो पैकेजिंग सिंपल से समझिए कि पैकेजिंग एक तरह का प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए
क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो भी है वो ख़राब ना हो, सेफ़ रहे, हाइजीनिक हो, सैनिटाइज्ड हो। ठीक है, तो अच्छे प्रोडक्ट को सही तरीके से रखने के लिए या लंबे समय तक रखने के लिए या फिर कस्टमर को किसी भी तरह का ले जाने में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया, पैकेजिंग। अब पैकेजिंग जनरली 3 तरीके का होता है। पैकेजिंग कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग एंड तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग क्या बोलेंगे कि रैपिंग करते हैं जो प्रोडक्ट को, या फिर डिज़ाइन या कंटेनर में जो भी हम एक्चुअल प्रोडक्ट को रखते हैं उसको क्या बोलेगा, पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या है, मतलब समझिए कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाए हैं उसको जो इमीडिएट कंटेनर में हम प्रोडक्ट को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। नहीं समझे तो क्या बोला गया, इट इज़ प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट हम इमीडिएट कंटेनर में कैरी कर दिया तो उसको क्या बोलेगा, प्राइमरी पैकेजिंग। जस्ट लाइक टूथपेस्ट ट्यूब, मतलब टूथपेस्ट ट्यूब जो होता है उस प्रोडक्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब पेस्ट जो होता है उसको हम ट्यूब में भर देते हैं और वो जनरली ख़त्म होता है। ट्यूब कब फेंकाएगा, जब तक हम प्रोडक्ट को पूरा यूज़ नहीं कर देंगे तब तक वो ट्यूब फेंकाने वाला नहीं है। तो मतलब कि प्रोडक्ट के साथ ही वो चीज़ ख़त्म होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेगा, ट्यूब को क्या बोलेगा, प्राइमरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या कहलाता है, तो ये एडिशनल पैकेजिंग होता है। ठीक है, एक तरह क्या होता है, ये एडिशनल पैकेजिंग होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी प्रोडक्ट को। ठीक है, और जब प्रोडक्ट पूरी तरीके से रेडी टू यूज़ हो जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से रेडी टू यूज़ होता है, मतलब कस्टमर उसको जनरली यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट ट्यूब तो हम बोल दिए, अब टूथपेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लगा रहता है, बॉक्स जो बना रहता है। ठीक है, क्या बना, बॉक्स बना हुआ है, तो ये बॉक्स जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या बोला है, मतलब कि समझिए कि जो भी हम सेकेंडरी पैकेजिंग कर लिए वहाँ तक तो रेडी टू यूज़ बाय द कस्टमर हो गया, कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है। लेकिन एक प्रोडक्ट को हमको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना है तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्टून में उसको क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी बोला जाता है। अब जो कार्टून में भरकर हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, तो ये और भी क्या होता है, फर्दर पैकेजिंग होता है जो प्रोडक्ट को सही सलामत अच्छे तरीके से क्या करे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। क्लियर है, ठीक है। एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, क्यों पैकेजिंग करना ज़रूरी है, सिंपल, बहुत ही इजी है। पैकेजिंग हम लोग क्यों करते हैं, हम तो पहले ही बताया, स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, सही तरीके से रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए पैकेजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ सर्विस आउटलेट, मतलब कि कोई भी ऑलरेडी पैक्ड प्रोडक्ट है, तो पैक्ड प्रोडक्ट है तो क्या हमको बेचने की ज़रूरत है, जो मॉल में जाते हैं आप कोई भी सामान जिसको जो ज़रूरत है उठाता है, लेकर आता है, बिल बनाता है और जाता है, क्या कोई सामान बेचता है क्या उनको, नहीं बेचता है। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट के लिए पैकेजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, इसलिए भी पैकेजिंग करना जरूरी रहता है। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, अब पैकेजिंग के ही थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब अच्छे प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्या होगा, जनरली 90% केस में अच्छा ही होता है। ठीक है, और थोड़ा सा लो क्वालिटी का गुड्स रहेगा तो उसका पैकेजिंग से ही पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, थोड़ी इन्फीरियर है, लो है इन कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब क्या है, तो जाहिर सी बात है पैकेजिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम इनोवेशन कर सकते हैं, मतलब कि हमेशा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो ये भी एक पैकेजिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, जिससे कि लोगों कस्टमर को हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, माज़ा का बोतल देखें, स्लाइस का। ठीक है, तो स्लाइस का जो बोतल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और उसका पैकेजिंग भी थोड़ा सा अच्छा होता है, तो लोग कहीं ना कहीं बोतल खरीदने के लिए स्लाइस खरीद लेते हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक तरह का क्या है, पैकेजिंग का ही पार्ट है। देन थर्ड एलिमेंट देखते हैं, प्रोडक्ट के थर्ड एलिमेंट क्या बोले, लेबलिंग। अब ये लेबलिंग क्या होता है,
ठीक है। तो लेबलिंग क्या होता है? तो लेबलिंग एक तरह का क्या है, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो क्या करता है, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने सारे भी इंफॉर्मेशन है वो अपने साथ रखता है। क्या बोले, क्या प्रोडक्ट लेबलिंग क्या है? लेबलिंग इज द पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, या फिर टैग्ड बोल सकते हो, जो उसके साथ लगा रहता है, जो प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि प्रोडक्ट को किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, कितने प्राइस का है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं प्रोडक्ट का फीचर्स क्या क्या होता है, या फिर फंक्शन क्या क्या है प्रोडक्ट के, सॉरी लेबलिंग के। ठीक है, तो लेबलिंग का क्या क्या फंक्शन है? तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। लेबलिंग क्या करता है, प्रोडक्ट की चीज़ों को बताता है कि प्रोडक्ट की कैसे बना है, किसने बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया गया है। तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई इट्स कंटेंट्स, अभी तो बताएं जो जो चीज़ यूज़ किया गया वो सब चीज़ बताता है। थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन ग्रेडिंग। अब लेबलिंग के थ्रू हम क्या बना सकते हैं कि बता सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस ग्रेड का है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम प्रोडक्ट लेबलिंग के थ्रू बता देते हैं लोगों को। ठीक है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। अब ये क्या बोला गया कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होती है जो प्रोडक्ट पे लिखना होता है, जैसे प्रोडक्ट की एमआरपी, या फिर कोई भी प्रोडक्ट क्या है, जनरली बच्चों के लिए हानिकारक है तो आपको उस पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इंजूरियस फॉर हेल्थ है तो लिखता है। देखते हो टोबैको या फिर सिगरेट के ऊपर इतना गंदा गंदा पिक्चर बना रहता है, जो आपको जनरली बताता है कि देखिए आपसे ये लंग्स कैंसर हो सकता है, मुंह कैंसर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपको शो करता है। तो लॉ के द्वारा दिखाया गया कि आपको ये बताना है कि ये चीज़ आपके लिए हानिकारक है, फिर भी लोग खरीद रहे, तो इसमें आप क्या ही गलती है। ठीक है, तो प्रोवाइड क्या है, कंपलसरी है गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो लेबलिंग के थ्रू क्या किया जाता है, बता दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो लेबलिंग समझ में आया आपको। तो हम लोग अभी क्या कंप्लीट किए, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होता है एंड प्रोडक्ट मिक्स हम लोग डिटेल में कवर किए। अब हम लोग मार्केटिंग मिक्स का दूसरा एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस। अब प्राइस क्या होता है, ठीक है, देखते हैं प्राइस क्या होता है। सिंपली, it is the monetary sacrifice which a buyer makes when he buys a product। मतलब कि प्राइस क्या होगा, वो अमाउंट जो बायर पे करता है, किसको, सेलर को। ठीक है, कोई भी चीज़ उस प्रोडक्ट की वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। मतलब कि वो अमाउंट जो बायर पे करने के लिए रेडी होता है, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बायर को सेलर को देने के लिए रेडी होता है, उसका वैल्यू, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइसिंग जो होता है, प्राइसिंग किससे भी बोला गया, क्या टॉपिक देखिए क्या है, प्राइसिंग समझ में आया। प्राइस क्या होता है, अ फैक्टर केप्ट इन माइंड वाइल फिक्सिंग द प्राइस। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो पहला, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखने से पहले किसी कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है। ठीक है, तो तीन तरह का ऑब्जेक्टिव होता है जनरली। पहला, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ये तो सभी का होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं। दूसरा, मार्केट शेयर। दूसरा, मार्केट शेयर। अब ये क्या बोला है, मार्केट शेयर नहीं समझे सर, समझिए कि ये क्या करता है कि प्राइस को इनिशियल स्टेज में, जो स्टार्टिंग का फेज़ रहता है, वो क्या करता है कि प्राइस को कम रखता है। कम रखने का चलते यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का लॉ आता है, क्या कि व्हेन प्राइस इज़ लो देन डिमांड इज़ हाई। ठीक है, तो वो क्या करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। और सेल कब होगा, जब हम प्रोडक्ट के प्राइस क्या करेंगे, कम रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, जियो। ठीक है, जियो क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट का प्राइस ही नहीं रखा। तो प्राइस नहीं रखा जबकि सबको पता था कि अभी फ्री में दे रहा है और बाद में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, फिर भी लोग उसको यूज़ किए कि नहीं, लोग उसका फ़ायदा उठाए कि नहीं। ठीक है, तो आप फ़ायदा उठाओ या फिर नहीं उठाओ, इन फ्यूचर आपको तो प्राइस देना ही था, तो लोग देखे क्या,
कि अभी तो उठा लेते हैं कम से कम जो फ़ायदा मिल रहा है, इन फ्यूचर तो हमको भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट शेयर एक ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग अगर ज़्यादा एरिया में या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो वो जनरली प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं, कम रखते हैं। ये होगा। एक होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, बोलता है कि भाई प्राइस से हमको मतलब नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा हो। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा होगा, अगर 2 पैसा ज़्यादा भी मार्केट में लोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, डजंट मैटर प्राइस, हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी बताया था क्या, एप्पल का फ़ोन, क्या प्राइस वो कम करता है, नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या पे फोकस करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट हम आपको जनरली पहला पॉइंट में ही बताएं कि प्रोडक्ट का क्या करेंगे। अगर प्रोडक्ट का ये क्या करता है, प्रोडक्ट कॉस्ट पे ध्यान देता है कि वो कितना मिनिमाइज़ कर ले किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट बनाने में उसका खर्चे कम आएंगे, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। तो ये भी, अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको ज़्यादा पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस रखेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ फैक्टर्स दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा है 10 रुपया और बेच रहा है वो मार्केट में 8 रुपये में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमेशा वो प्रॉफिट में ही बेचेगा। तो ये भी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। अब ये क्या मतलब है, सिंपल सा समझिए कि मार्केट में जो पहले से प्रोडक्ट बिक रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसी के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, अपना प्राइस फिक्स करते हैं। सपोज कीजिए कि अभी क्या बताए, जियो और एयरटेल मार्केट में कंपटीशन में। अब जियो का प्राइस जब बढ़ता है, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा और एयरटेल का प्राइस सेम है, तो क्या जियो अपना मार्केट में प्राइस बढ़ाकर बेचेगा, नहीं। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर वो मार्केट में प्राइस बढ़ाया तो सब लोग उस शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे, एयरटेल पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ नहीं करता है, क्योंकि कंपटीशन जितना मार्केट में दाम चल रहा है किसी भी चीज़ का तो उतना ही रहेगा, है कि नहीं। इसलिए प्रोडक्ट क्या कहते हैं, कंपटीशन अकॉर्डिंग, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग क्या रखा है, प्राइस सेट किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है कि डिमांड कितना है मार्केट में, या लोगों को ज़रूरत उस चीज़ की कितनी है, ठीक है। तो लोगों का अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस हम जनरली क्या कर रखेंगे, हाई रखेंगे। अगर प्राइस कम है, ठीक है, अगर डिमांड कम है तो प्राइस क्या करेंगे, कम रखेंगे। सपोज़ कीजिए वाटर बोतल जनरली अभी यहाँ पे मार्केट में मिल जाता है 20 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में, है कि नहीं। लेकिन वही थोड़ा से पहाड़ पे वैष्णो देवी के ऊपर जाओ, उसके बाद तुमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या 10 रुपये 20 रुपये में प्राइस का बोतल मिलने वाला है, पानी का बोतल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रखेगा, वहाँ पे प्राइस जनरली 100 रुपये में मिलता है कि नहीं। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कस्टमर डिमांड कितना है, किस एरिया में है, और उसकी यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज़ यूटिलिटी, कोई बताएगा यूटिलिटी, कमेंट करके आपको बताना है कि यूटिलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। देन गवर्नमेंट एंड लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर नहीं रख सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए तो एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो किया जाता है, किसके द्वारा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइस सेट करने में, ठीक है। जैसे जेनेरिक मेडिसिन का प्राइस आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो ये सब किसके द्वारा सेट है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत सेट है। क्लियर है, ठीक है। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होता है, मतलब ये सारी चीज़ तो हमारे फैक्टर्स है जो हमको सोचना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रखने से पहले। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होता है, आपके लेवल पे 2 ही बताया गया है, देखिए। एक होता है प्राइस स्कीमिंग, अभी हम जस्ट बताएं, हाई इन इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट। मतलब कि इसका सोचने का मतलब क्या है कि हम जब नया प्रोडक्ट कोई बनाते हैं और मार्केट में वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो जनरली प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फेज में प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहता है। क्या रहता है, प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहता है। इसका सोचना ये रहता है कि अगर अभी तो कोई मार्केट में है नहीं तो हम जनरली प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। और जब समय बीतेगा तो प्रोडक्ट बाकी सारे कॉम्पिटिटर भी आएंगे मार्केट में हमारे तरह प्रोडक्ट लेकर, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कम कर लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहता है कि जब नया इनोवेशन किए, नया प्रोडक्ट लाए मार्केट में, तो उससे हाई प्राइस रखकर आप जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो, देन फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर दो,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये जनरली फोकस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बड़े एरिया में, हमारा मार्केट शेयर ग्रोथ होना चाहिए। मार्केट शेयर ग्रोथ होने का मतलब क्या, कि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही वाइड रेंज में बिकना चाहिए, इसीलिए ये प्रोडक्ट को क्या रखते हैं, इनिशियल प्राइस क्या करते हैं, लो रखते हैं। तो देखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या लिखा हुआ है, लोअर इनिशियल प्राइस टू कैप्चर मार्केट शेयर। मतलब कि वो समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको पता चले, प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट का प्राइस इससे सस्ता है इन कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि वो हमारे पास प्रोडक्ट आए लेने के लिए। जस्ट लाइक जियो, ठीक है, इसका एग्जांपल पेनिट्रेशन प्राइसिंग का, क्लियर है। देन ये हमारा क्या था, सेकंड एलिमेंट, किसका था, सेकंड एलिमेंट, तो मार्केटिंग मिक्स का सेकंड एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड थर्ड एलिमेंट देखते हैं, प्रोडक्ट प्राइस। थर्ड एलिमेंट क्या था, प्लेस। अब ये क्या है, तो प्लेस का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाए हो, ठीक है, प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को वैसे जगह पे पहुंचाना जहाँ पे कोई भी कस्टमर को आसानी से वो प्रोडक्ट खरीद ले, या फिर आसानी से प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्लेस। प्रोडक्ट आप बना दिए, लेकिन आप अगर सही जगह पे कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाओगे, तो आपका प्रोडक्ट बनाने का, चाहे वो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, आप प्रोडक्ट को नहीं बेच पाओगे, ठीक है, आपका मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है कश्मीर में, जैसे कि कश्मीरी सेब, ठीक है, शॉल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, कश्मीर बनता है। अब बिहार के लोगों को ये सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन क्या वो बिहार से कितना भी ज़रूरत हो कश्मीर जाएंगे परचेज करने के लिए, एक दो जा सकते हैं, क्या पूरा बिहार उठ कर जा सकता है कश्मीर, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लेस डिसाइड करना पड़ता है कि उस प्लेस पे हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं, ताकि यहाँ के लोग आसानी से उस चीज़ को क्या कर सके, परचेज कर सके। इसी को क्या बोला जाता है, प्लेस बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया, इट रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, अभी बताएं कि कहाँ पे प्रोडक्ट को हम रखें या कहाँ पे हम प्रोडक्ट को पहुँचा दें, ताकि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना या लोगों को डिमांड करना या लोगों को ख़रीदना आसान हो जाए, वही चीज़ क्या कहलाता है, प्लेस कहलाता है। आप देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए, इट रेफर्स टू द मिडिल मैन और पीपल हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब कि किसके थ्रू, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक क्या होता है, मीडिएटर होता है, जिसके थ्रू, जिसका यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरली दो तरह के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सप्लेन इज लेवल ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ चैनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, एक तरह का इंटरमीडिएट है या मिडिल मैन है, जिसके थ्रू क्या करता है, लोग अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह या कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है जीरो लेवल चैनल, पहला ये होता है डायरेक्ट चैनल, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। क्या बताए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज दैट डायरेक्ट चैनल एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल को जीरो लेवल चैनल भी बोला जाता है। अब ये डायरेक्ट चैनल क्या है, तो जब कोई भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को पहुंचाएंगे, फिर से समझिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट चैनल या फिर जीरो लेवल चैनल, ठीक है। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट चैनल या फिर जीरो लेवल चैनल, क्लियर है। लेकिन इनडायरेक्ट चैनल कहने का मतलब क्या, ठीक है, इनडायरेक्ट चैनल कहने का मतलब कि जब मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट, देखिए डायरेक्ट चैनल में क्या हो गया, एग्जांपल में मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा है, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल। अब देखते हैं इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है। तो इनडायरेक्ट चैनल वैसा चैनल होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर जो है अपना प्रोडक्ट किसी मिडिल मैन के थ्रू, ठीक है, किसी मिडिल मैन के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट चैनल।
मतलब वो डायरेक्टली कस्टमर से लिंक नहीं रहता है, बीच में कोई ना कोई मिडिल मैन होगा जो उसके प्रोडक्ट को क्या करेगा, उस तक कंज्यूमर तक या फिर कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इनडायरेक्ट चैनल में 3 लेवल होते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट चैनल में कितने लेवल्स होते हैं, 3। एक होता है फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल का मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर है उसके एक मतलब एक इंटरमीडिएट इसका यूटिलाइज होगा। ठीक है, क्या बोले, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच कितने इंटरमीडिएट्स होंगे, एक, या फिर 1 मिडिल मैन होंगे, उसको क्या बोलेंगे, 1 लेवल चैनल। जैसे मैन्युफैक्चरर किसको पहले सेल करेगा, रिटेलर को, देन रिटेलर किसको सेल कर देंगे, कस्टमर को। डैट इज, देखो 1 इंटरमीडिएट है मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच, तो 1 लेवल चैनल। वही 2 इंटरमीडिएट रहेगा तो कितने लेवल चैनल कहलाएंगे, 2 लेवल। तो 2 लेवल में क्या बोलेगा, मैन्युफैक्चरर है पहले, वो किसको सेल कर रहा है, होलसेलर को। होलसेलर किसको सेल कर रहा है, रिटेलर को, देन कस्टमर को। तो यहाँ पे कितने लेवल्स हैं, देखो यहाँ पे 2 लेवल, 2 मिडिल मैन है, तो इसको कौन सा लेवल बोलेंगे, 2 लेवल चैनल। क्लियर है। वही 3 लेवल चैनल में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे इन्वॉल्व। तो देखिए 3 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा, एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, देन कंज्यूमर को। डैट इज कॉल्ड 3 लेवल चैनल। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कितने तरीके के होते हैं, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल को 0 लेवल चैनल भी कहा जाता है, और इनडायरेक्ट चैनल में कितने लेवल्स होते हैं, 3, डायरेक्ट, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। देन अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ चॉइस ऑफ चैनल। ठीक है, मतलब कि कौन सा चैनल हमको चुनना चाहिए, डायरेक्ट चैनल चुनना चाहिए अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, या फिर इनडायरेक्ट चैनल। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी रीजंस है जिसको ध्यान में रखकर हमको ये डिसाइड करना होता है। तो पहला क्या हुआ, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन। क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, हाई प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक सेफली पहुंचाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे कि कोई लग्जरी आइटम, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम। अब किसी को फरारी लेना है तो फरारी के लिए लोग शोरूम में जाएंगे या खुद फरारी की कंपनी आकर डिलीवर करेगी, बिल्कुल खुद आकर डिलीवर करेगी। तो अच्छा, इसमें कौन सा चैनल यूटिलाइज होगा, कौन सा चैनल यूटिलाइज होगा, डायरेक्ट चैनल। क्लियर है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कौन सा चैनल यूज़ करना चाहिए। देन प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर चैनल मतलब किसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। मतलब कि समझ में आ रहा है। अब कोई प्रोडक्ट ऐसे जगह पे बन रहा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद सब जगह पहुंचा ही नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, मान लो एप्पल, तो एप्पल में मान लो इंडिया में कश्मीरी एप्पल का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसको 28 स्टेट है, 28 स्टेट, क्या मैन्युफैक्चर सब जगह पॉसिबल है कि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट को पहुंचा सके, नहीं। तो उसके लिए कौन सा चैनल यूटिलाइज किया जाएगा, इनडायरेक्ट चैनल। वो मीडिएटर के थ्रू ही हर जगह अवेलेबल करवा सकता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, प्रेसेबल आइटम एंड नॉन प्रेसेबल आइटम। अब वैसे प्रोडक्ट जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या फिर जो नहीं ख़राब होते हैं, तो जल्दी ख़राब हो जाने वाले प्रोडक्ट कैसे होंगे डिस्ट्रीब्यूट, जैसे बात है डायरेक्ट चैनल के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अगर प्रोसेस में आ गए, मिडिल मैन के थ्रू आ गए, तो पता चला मिडिल मैन के पास जाते जाते प्रोडक्ट ख़राब हो गया, कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते प्रोडक्ट सड़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा मार्केट में होता है क्या, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, पेरिशेबल आइटम्स है, जल्दी 1-2 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, महीने भर के अंदर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। महीना भर तो ज़्यादा बोल दिए, हफ्ते भर में क्या हो जाता है, ये चीज़ ख़राब हो जाती है, तो टाइम ही ज़्यादा लग जाएगा। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को। ठीक है। नॉन पेरिशेबल में क्या होगा, इनडायरेक्ट चैनल यूज़ हो जाएंगे, जैसे किसी को सोफ़ा लेना है, फ्रिज लेना है, ठीक है, एसी लेना है, तो आप मिडिल मैन का यूज़ कर सकते हो। देन सेकंड आते हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर। कंपनी रिलेटेड फैक्टर मतलब क्या, तो कंपनी से रिलेटेड फैक्टर मतलब फिनेंस। अगर कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, कंपनी के पास पैसा ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट खुद पहुंचाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर प्रोडक्ट, है कि नहीं। दूसरा, डिग्री ऑफ कंट्रोल।
डिग्री ऑफ कंट्रोल करने का मतलब क्या, कि अगर आप कैपेबल हैं अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, तो बिल्कुल आप आसानी से क्या कीजिए, डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सब उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स क्या बताता है, तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में यही चीज़ होता है कि आप अपने कस्टमर को कितना अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है कि आप वो ख़रीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर डिलीवर करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ये भी सारा चीज़ डिपेंड करता है। मार्केट रिलेटेड फैक्टर मतलब साइज़, पहला क्या हो गया, साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो प्रोडक्ट कैसे जाएगा, आराम से धीरे धीरे प्रोडक्ट पहुंचेगा, है कि नहीं। देन क्वांटिटी परचेज, कितनी क्वांटिटी में आप परचेज कर रहे हो सामान, ये चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। एंड थर्ड जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन मतलब कि किस एरिया से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या किस एरिया से आप डिलीवर कर रहे हो, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जहाँ पे जिस तरीके का सुविधा मिल रहा है उस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। जैसे साइज़ अगर बड़ा है तो कौन सा चैनल यूज़ होना चाहिए बताइए। साइज़ अगर ज़्यादा प्रोडक्ट का बड़ा है, जैसे कि कार बड़ा है, तो डायरेक्टली डिलीवर डायरेक्ट चैनल ठीक है। ठीक है, क्वांटिटी परचेज ज़्यादा अगर परचेज कर रहे हैं तो ट्रक के थ्रू डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा लोग खरीदते हैं रिटेलर के थ्रू, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, रिटेलर से परचेज करते हैं। ठीक है, तो जोग्राफिकल ये भी चीज़ सेम है। अब देखते हैं मेजर डिसीजन इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर डिसीजन इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या कर डिसीजन लिया जाता है किस चीज़ में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। तो क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तो बोला जाता है टाइम एंड स्टेप्स। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या, टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या, कि समझो कि कस्टमर से कोई भी डिलीवरी, मतलब कि कोई ऑर्डर कब मिला है और हमको डिलीवर कब करना है, इस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, द कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल, मतलब समझ में आ रहा है। मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल है या फिर गुड्स है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, मतलब जहाँ पे बन रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पे हमको बेचना है उस चीज़ से रिलेटेड भी डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, अभी बताए थे हम आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि प्रोडक्ट बनाने से मतलब नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को कहाँ पहुँचाना है ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा मान लो कोई किसान है, किसान साल भर में एक बार खेती करता है। ठीक है, और क्या एक बार जितना अनाज उगता है क्या वो एक दिन में, दो दिन में, एक महीना में ख़त्म कर सकता है, नहीं ख़त्म कर सकता है। तो उसको स्टॉक रखने के लिए कहीं जगह की ज़रूरत होगी, बिल्कुल होगी। और वही स्टॉक जहाँ रखने की जगह की ज़रूरत होती है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा, किस तरीके कब तक ख़त्म हो जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं। तो टू होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स टिल दे डिलीवर टू द बायर्स, मतलब कि प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, जब तक कि हमारा वो सामान क्या हो जाए, बिक ना जाए, कस्टमर तक अच्छी तरीके से पहुंच नहीं जाए। तो जहाँ पे सामान को सही फ्री रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। तो इससे रिलेटेड भी डिसीजन लिया जाता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, मतलब कि समझो कि अगर कितना इन्वेंट्री हमारे पास होना चाहिए स्टॉक में, ताकि हमारा क्या, ये भी एक मोटिव होता है। समझो कि ज़्यादा इन्वेंट्री अगर हमारे पास लगता है कि कस्टमर का डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, तो इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, मतलब कि स्टॉक हमको ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग कस्टमर आए और हमारे पास स्टॉक ही ख़त्म हो, तो हमारा कस्टमर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को से रिलेटेड भी डिसीजन लेना पड़ता है। देन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री, तो इससे ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देन लास्ट पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, क्या लास्ट टॉपिक हमारे क्या है, एलिमेंट्स प्रमोशन। क्या है, प्रमोशन। हम लोग तीन चीज़ पढ़ चुके हैं, क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट एलिमेंट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, देखते हैं। द प्रमोशन इज द कम्युनिकेशन एम्स टू एट इन्फॉर्मिंग एंड persuading द कस्टमर्स to buy the product and informing him about merits of product।
सिंपल से लैंग्वेज में, इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन का मतलब यही होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाए हो उससे रिलेटेड जितने सारे भी इंफॉर्मेशन है वो आपके कस्टमर के पास या पोटेंशियल कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए कि इस तरीके का प्रोडक्ट है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपको प्रोडक्ट बहुत ही काम आ सकता है, आपका टाइम बचा सकता है, बहुत सारे रीजन्स है। तो प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स को बताना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, कि इस तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसी को क्या बोला गया, प्रमोशन बोला गया। अब प्रमोशन करने के भी तरीके हैं, मतलब कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताओगे, ठीक है। तो या तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या तो सेल्स प्रमोशन के थ्रू बता सकते हैं, या सेल्स पर्सनल सेलिंग के थ्रू बता सकते हैं। तो समझिए फिर से, प्रमोशन इज़ अ कम्युनिकेशन। प्रमोशन एक तरह का कम्युनिकेशन है जो एम करता है क्या, एट इन्फॉर्मिंग, मतलब कि बताने के लिए, एंड परsuading द कस्टमर। और परsuading द कस्टमर करने का मतलब कि कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, 15 मिनट में गाजर का हलवा तैयार। पता है किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, किस चीज़ का प्रमोशन कर रहा है, तो कुकर का प्रोडक्शन का प्रमोशन कर रहा है कि 15 मिनट में गाजर का हलवा खाने को मिलेगा, इसके लिए हमको क्या खरीदना पड़ेगा, कुकर, है कि नहीं। तो यही क्या कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। अब प्रमोशन करने के तरीके हैं क्या, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। एक एक करके देखते हैं, जल्दी हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, देखिए एडवर्टाइजिंग क्या होता है, तो पेड फॉर्म of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor। मतलब कि एडवर्टाइजिंग जनरली क्या होता है, पेड प्रमोशन होता है, ठीक है। एक तरह का प्रेजेंटेशन होता है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, मतलब कि सामने से चीज़ों के बारे में ना बताकर आपको क्या कर गया, एड्स के थ्रू बता देगा, पैम्पलेट्स के थ्रू बता देगा, कोई बैनर के थ्रू दिखा देगा। तो उसके बारे में, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको तक क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा, ठीक है, कि इस तरीके का प्रोडक्ट है, ये इसका खासियत है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे, है कि नहीं। कि नॉन पर्सनल होता है, नॉन पर्सनल मतलब वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन कब होगा, जब दोनों तरफ से बातचीत सुनी जाएगी। ये सिर्फ अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा है, क्या आप कुछ बदले में बोल पा रहे हो, नहीं। तो ये कौन सा प्रमोशन कहलाएगा, एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रमोशन, ठीक है। इसका मेरिट्स क्या होता है, वाइड रीच। एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा लोगों को आप बता सकते हो, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, है कि नहीं। वाइड चॉइस, अब क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या होते हैं, चॉइसेस होती है कि एडवर्टीजमेंट, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी के थ्रू। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते, एडवर्टाइज कर सकते हो। एक्सप्रेसिवनेस, मतलब कि आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, इस तरीके का प्रोडक्ट एड्स चलाते हो, तो ये तो एडवर्टाइजिंग कहलाता है ना, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, अब वो क्या है देखते हैं। इफेक्ट ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन वैल्यू, मतलब कि एडवर्टाइजिंग पे जो भी खर्चा होता है वो वैल्यू, उसके प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है। कि एडवर्टाइजिंग में खर्चा होता है कहीं ना कहीं, वो खर्चा कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट के प्राइस में इन्वॉल्व होता है, जो इनडायरेक्टली किसको पे करना पड़ रहा है, हमारे कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को। तो ये एक चीज़ क्या हो जाता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट इंकरेजेस सेल्स ऑफ इन्फीरियर डिवीजन, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर आप अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर दिए, किसी सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवा दिए, तो ख़राब प्रोडक्ट भी आपका बिक जाता है, जो एक तरह का चीज़ें सही नहीं है। ये भी एक आज चीज़ें बेकार हो जाती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कन्फ्यूजेज रादर दैन हेल्प, मतलब बहुत सारे एडवर्टाइज देख लिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट के बारे में 14 एडवर्टाइजमेंट देख लिया, अब वो पागल बन गया कि हमको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सब तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में अपना प्रोडक्ट अच्छा ही बताते हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक दिक्कत है। सम एडवर्टीजमेंट आर बैड टेस्ट, मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट का कंटेंट ही ख़राब होता है, मतलब अच्छा ही नहीं लिखता है, ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से बताया नहीं जाता है, तो ये सब चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। द एडवर्टीजमेंट पास ऑन कस्टमर, यही चीज़ हम बताएं कि जो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट होता है या फिर जो वैल्यू होता है वो किसको पेड करना पड़ता है, कस्टमर को पेड करना पड़ता है, ये भी एक ख़राब चीज़ है। सेकंड देखते हैं, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, मतलब सेल्स प्रमोशन कहने का मतलब क्या, कि सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आपने, तो वो भी आपको प्रमोशन करने का सेल्स के थ्रू होता है ना। तो जैसे रिबेट, आप बोलते हैं रिबेट को मतलब छूट, कि आप 1000 का शॉपिंग करोगे तो 500 रुपये आपको कूपन मिलेगा, एक सा डिस्काउंट मिलेगा। रिबेट छूट दोनों एक, डिस्काउंट और रिबेट दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये 5%, 10%, 15%, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल्स को प्रमोट कर सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो,
थर्ड पॉइंट रिफंड्स, रिफंडिंग का भी प्रोसेस होता है, इसके भी थ्रू प्रीमियम ऑन गुड्स, मतलब कि गुड्स पे कुछ प्रीमियम दे दिया गया। प्रीमियम मतलब क्या होता है, गिफ्ट्स के थ्रू कि आपको कुछ प्राइस दे दिया गया, प्राइस मनी, लॉटरी वॉटरी, इस तरीके से भी आप अपने सेल्स का प्रमोशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी डील्स, मतलब होता है ना कि आप अगर इतने का सामान लोगे तो आपको इतना क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा कर मिलेगा, या बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, सुने होंगे आप। तो इस तरीके से भी सेल्स का प्रमोशन किया जाता है। सैम्पल्स, मतलब आप पहले यूज़ कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, किस तरीके का इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया, तो सैम्पल्स के थ्रू भी आप अपने सेल्स का प्रमोशन कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट, लकी ड्रॉज, यूजेबल बेनिफिट, पैकेज प्रीमियम, इस तरीके का चीज़ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेल्स का प्रमोशन कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली सेल्स को बढ़ा सकते हैं। अब आता है पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग जो होता है ये क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, फेस टू फेस, मतलब कि कोई प्रोडक्ट जो आपको सेल करना है तो वो आप उसके घर पे जाकर बता रहे हो, उसके फीचर्स के बारे में बता रहे हो, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। आप अपने कस्टमर को जब ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हो तो ये क्या होता है, पर्सनल सेलिंग कहलाता है। कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि कोई इंश्योरेंस बेचना है, किसी को इंश्योरेंस बेचना है, क्या वो ऑनलाइन बताएंगे, ऑनलाइन तो बताते ही हैं, लेकिन पर्सनली जाके लोग मिलते हैं कि आपको बताते हैं उसके फीचर्स के बारे में, ठीक है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ठीक है, आपको जीने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे बता देंगे वो। तो ये चीज़ क्या होता है, पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन। टू वे कम्युनिकेशन, अभी बताया था कि एडवर्टीजमेंट क्या था, वन वे कम्युनिकेशन था, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से बातचीत की जाती है। बेटर रिस्पॉन्स, अब जाहिर सी बात है कि अभी जो चीज़ हम बता रहे हैं तो आपको कोई अगर कन्फ्यूज़न रहा तो कहीं ना कहीं आप पूछेंगे हमसे, तो रिस्पॉन्स हमको क्या मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा, बेस्ट मिलने वाला है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, अब आप अपने कस्टमर को जब क्या करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, जब उसके घर पे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए गया हो या समझाने के लिए गया हो, तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, और इम्प्रूव रिलेशनशिप, नहीं अपने कस्टमर को वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो इस तरीके से आप अपने कंपनी के बारे में अपना गुडविल भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। एक और होता है लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है, एक होता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि पब्लिक में कुछ ऐसा चीज़ें ऑर्गेनाइज करवा दी जिससे कि उसका इन्फ्लुएंस क्या हो, मार्केट में बढ़े, उसके थ्रू भी आप अपने सेल्स का प्रमोशन कर सकते हैं, या फिर प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई इवेंट करवा दिए, कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज करवाया, जैसे फुटबॉल इवेंट, क्रिकेट इवेंट, ठीक है, और फ्री कर दिए, लोग आए उसमें एंजॉय करें, और बोल दिए कि इस इवेंट से जितने सारे पैसे कमाए जाएंगे वो अनाथालय में जाएंगे या बच्चों के एजुकेशन में क्या करेंगे, यूज़ किए जाएंगे। तो इस तरीके से भी क्या करता है, कंपनी अपने गुडविल मार्केट में अच्छा क्रिएट करता है, जिससे कि उस कंपनी के बारे में लोग क्या करें, जाने, और उस कंपनी का प्रोडक्ट लोग आपस में खरीदे। तो इस तरीके से भी प्रमोशन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन बोलते हैं। तो चौथा हमारे तरफ से ऐड कर लीजिए क्या, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, ठीक है, ये भी होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग पूरा चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।